हाय एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि कमर कस के तैयारी शुरू की जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, ये मेरा पहला लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। किसका? भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ठीक है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास बीएनएस की बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेयर एक्ट के लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है कि आप सिर्फ कहानी सुनने आए हैं, जिससे आपकी तैयारी में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो या तो आपके पास फिजिकल बेयर एक्ट होना चाहिए, या तो फिर आप गूगल पे जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पीडीएफ में मार्क करते हुए चलिए, उस पीडीएफ से पढ़ते हुए चलिए। तो सबसे पहली ज़रूरत तो यही है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये जो है आईपीसी का रिप्लेसमेंट है। ठीक है। आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया। लेकिन कोई चीज़ की जा रही है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसको क्यों किया जा रहा है। ठीक है। आईपीसी जो है इंडियन पैनल कोड, वो बहुत ही पुराना लॉ था। ठीक है। समय के हिसाब से जैसे हम में बदलाव आया, हमारे देश में बदलाव आया, वैसे क्राइम करने के तरीके में बदलाव आया। क्रिमिनल नए नए माइंड से क्राइम करते थे। ठीक है। जिसके कारण हमारा जो लॉ है ना, वो बहुत ही पुराना हो गया था। उसमें रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी। जैसे साइबर क्राइम है, बहुत सारे क्राइम हैं जो कि हमें जोड़ने पड़े। ठीक है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। इंडियन पैनल कोड जो है उसका फुल फॉर्म, जो पैनल का मतलब होता है, पैनल का मतलब होता था पनिशमेंट। पहले का जो हमारा लॉ था वो पनिशमेंट पे ज़्यादा जोर देता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता जो आया है, यहाँ पे न्याय का मतलब है जस्टिस। अब जो लॉ आया है यहाँ पे जस्टिस पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही है। दूसरी चीज़, इंडियन पैनल कोड जो था ना, वो बहुत ही बल्की लॉ था। ठीक है। उसमें सेक्शन इधर उधर दिए हुए थे। तो भारतीय न्याय संहिता ने सबसे अच्छी चीज़ क्या की, इसने क्या किया, पहले तो सेक्शन जो थे उसको कम किया, सारे चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा गया। ठीक है। अब देखिए, आईपीसी जो था उसमें लगभग 511 सेक्शन थे। ठीक है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने सेक्शंस हो गए? 358 सेक्शंस। ठीक है। इतने सेक्शन इस बीएनएस में आईपीसी से कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने सेक्शन हट गए। देखिए, जो डेफिनेशन क्लॉज हुआ करता था, आईपीसी में डेफिनेशन सेक्शन वाइज दिया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने क्या किया, जितने भी डेफिनेशन हैं वो सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 2 के अंदर क्लब कर दिया। जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेक्शन कम हो गए। दूसरी चीज, जब आपके पास बेयर एक्ट होगा, आप बेयर एक्ट में जाइए और डेफिनेशन सेक्शन 2 खोलिए। उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। इससे क्या फायदा हुआ कि आपको याद करने में आसान हो गया हर चीज। और दूसरी चीज, सिस्टमेटिक ऑर्डर में सारे जितने भी प्रोविजन है वो डाल दिए गए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है। दूसरी चीज पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम दोनों के डिफरेंस के बारे में समझते हैं, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के बारे में। देखिए, इंडियन पैनल कोड मैंने जैसे आपको बताया 511 आर्टिकल हैं। ठीक है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 आर्टिकल हैं और 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, जो भी लॉ आप पढ़ने वाले हो उसमें कितने आर्ट सेक्शंस हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आपको सेक्शन एंड चैप्टर याद होगा तभी आप उसके सब्जेक्ट मैटर को याद कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहला काम आपका, लॉ जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स को याद करना बहुत जरूरी है। तभी आप अंदर के सेक्शंस को, उनके प्रोविजन को समझ पाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब बीएनएस के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया गया है। सबसे पहले, बीएनएस जो है वो एक्ट नंबर 45 ऑफ 23 है। ठीक है। 2023 में 45 नंबर पे जो एक्ट को इनैक्ट किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा, वही बीएनएस है। ठीक है। डेट ऑफ एसेंट, किस दिन इसको एसेंट मिला था? 25 दिसंबर 2023 को। ये आपको याद करना है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। मतलब बाकी लोगों को आ रहे होंगे लेकिन आपने नहीं पढ़ा है,
आपको नहीं आएगा और आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये फोर्स में कब आया लॉ? 1 जुलाई 2024 में। और यही वो दिन था, काफ़ी लोगों का सरदर्द बढ़ गया क्योंकि आईपीसी रिपील हो गया और भारतीय न्याय संहिता फोर्स में आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है, 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शंस हैं। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? देखिए, 3 तरीके का लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर्स जिन पे या तो सेंट्रल लॉ बना सकता है, या तो स्टेट लॉ बना सकता है, या तो दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो बीएनएस जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब ये है, बीएनएस पे जो लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। सेंट्रल लिस्ट जो होता है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है, बशर्ते कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। वो आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है, बीएनएस के प्रोविजन पे जो लॉ बनेगा, ठीक है, वो बनेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, चैन स्नैचिंग है। चैन स्नैचिंग आप सब जानते हैं। ठीक है, चैन स्नैचिंग पंजाब और हरियाणा के लोकल लॉ में था, उसको बीएनएस के अंदर लाया गया। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में था, उसको इसमें लेके आया गया। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट था, तभी सेंटर ने उस पर लॉ बनाया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, तो आपको क्राइम के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइम क्या है। जब भी एक लॉ स्टूडेंट से क्राइम के बारे में पूछा जाएगा ना, तो वो ये बताएगा कि क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है। अनलॉफुल एक्ट मतलब लॉ के विरुद्ध जाके आप कोई काम करते हो, उसको क्राइम कहते हैं। और लॉ में उस चीज़ को पनिश भी किया गया हो, मतलब लॉ में उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट दी हो। ठीक है, तो उसी को क्राइम कहेंगे। और कोई लेमन आदमी है, लेमन का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जिसने लॉ नहीं पढ़ा है, तो वो तो यही बोलेगा कि मेरी किसी भी चीज़ के खिलाफ कोई काम हुआ है वही क्राइम है। ठीक है, लेकिन आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए क्राइम के बारे में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, क्राइम का मतलब ये है कि अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए और वो जो एक्ट है वो पनिशेबल बाई लॉ होना चाहिए। ठीक है, यही होता है क्राइम। आगे चलते हैं। अब देखिए, हम दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ रहे हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, वो एक तरीके का सब्सटैंटिव लॉ है। अब सब्सटैंटिव लॉ होता क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी लॉ जो कि आपका राइट इस्टेब्लिश करता है, ड्यूटीज इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, और लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करता है। इसका मतलब ये है कि आपके विरुद्ध कोई क्राइम हुआ है। ठीक है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो जब भी आपके विरुद्ध कोई क्राइम होता है तो आपका राइट होता है कि आपको जस्टिस मिले। और जब क्राइम आपके विरुद्ध हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई पर्सन उस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो इंसान की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, जिसके थ्रू आपको जस्टिस मिलेगा। तो सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो कि राइट भी आपका क्रिएट कर रहा है और लाइबिलिटी भी आपका क्रिएट कर रहा है। जैसे बीएनएस है, तो बीएनएस में कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपकी राइट है, और बीएनएस में ही पनिशमेंट भी दिया गया है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी है उस पर्सन की जिसने क्राइम किया है। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही चल गया, बीएनएस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक है, ये सब सब्सटैंटिव लॉ हैं। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो प्रोसेस को गवर्न करता है। प्रोसेस को गवर्न करने का मतलब ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमारी राइट क्या है, लाइबिलिटी किसकी बनती है, लेकिन सजा मिलेगी कैसे? उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो जो प्रोसेस होगा ना, वो आपके प्रोसीजरल लॉ में डिफाइंड होता है। ठीक है, वो कहाँ आपका डिफाइंड होता है? प्रोसीजरल लॉ में। तो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ एक दूसरे को लेके साथ चलता है। सब्सटैंटिव लॉ जब आपका राइट और लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है,
तो उस चीज़ में आपको जस्टिस कैसे मिलेगा उसका पूरा प्रोसेस आपको प्रोसीजरल लॉ बताता है। इसका एग्जाम्पल बीएनएसएस हो गया, सीपीसी आप पढ़ते थे, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोसीजरल लॉ के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए, आप कमेंट में उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए, हमने क्राइम पढ़ लिया। क्राइम क्या होता है? एक अनलॉफुल एक्ट, और जब किसी इंसान ने एक अनलॉफुल एक्ट किया है तो उसका पनिशमेंट दिया गया होगा लॉ में, ठीक है? तो पनिशेबल बाय लॉ, उसको हम क्राइम कहते हैं। अब क्राइम के कुछ एलिमेंट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी हुआ और उसको क्राइम कह देंगे। हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जब वो चीज़ें पूरी हो रही होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई क्राइम इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं क्राइम के। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग। क्राइम जो होगा ना, वो ह्यूमन के अगेंस्ट होना चाहिए या ह्यूमन ने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला एलिमेंट तो यही हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करना है। हम ये भी कह सकते हैं भाई कि जानवर के अगेंस्ट ह्यूमन क्राइम कर रहा है, तो क्या वो नहीं क्राइम में आएगा क्या? तो उसके लिए अलग लॉ है, पेटा इंडिया है, काफ़ी सारे लॉ अलग बने हुए हैं, तो उसको उस तरीके से डील करेंगे। हम बीएनएस की बात कर रहे हैं, और बीएनएस में क्राइम का मतलब क्या है? उसमें ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट क्राइम होना चाहिए, या तो इंसान ने क्राइम किया हो या उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ हो। सबसे पहला एलिमेंट तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है मेंस रिया। देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, मेंस और इंटेंशन को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, इंटेंशन और मेंस रिया दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? मेंस रिया जो होता है ना, वो हमेशा गिल्टी माइंड होता है। मतलब जब भी हम मेंस रिया की बात करेंगे, मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब देखिए, इंटेंशन और मेंस रिया को आप कभी भी एक दूसरे से एक्सचेंज करके यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंटेंशन यार दोनों तरीके का हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। मेरा किसी के प्रति अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है, किसी के प्रति बुरा इंटेंशन भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम मेंस रिया की बात करते हैं ना, इसका मतलब यह है कि भाई मेरा बुरा इंटेंशन ही है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी क्राइम है, बिना बुरे इंटेंशन के क्राइम होगा ही नहीं। एग्जाम्पल है, एक आदमी है, उसको एक शेर उठा के ले जा रहा है। आपके पास बंदूक थी, आपने बंदूक उठाई, ए को बचाने के लिए आपने गोली चलाई। आपका इंटेंशन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे मेंसरिया नहीं है। आपने ए को बचाने के लिए गोली चलाई, शेर को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोली जाके ए को ही लग गई और ए मर गया। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटेंशन था वो शेर को मार के ए को बचाने का था। तो यहाँ पे मेंसरिया है ही नहीं, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमेशा ये याद रखना, जहाँ पे भी मेंसरिया की बात आएगी वहाँ पे हमेशा गिल्टी माइंड रहेगा, वहाँ पे कभी भी पॉजिटिव इंटेंशन नहीं होगा। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। फिर आपने एक ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट गिल्टी माइंड से क्राइम किया। अभी आपने सोचा ही है, मेंसरिया क्या है? गिल्टी माइंड। आपके माइंड में गलत इंटेंशन से कोई चीज आ गई किसी इंसान के खिलाफ, लेकिन मात्र सोच लेना क्राइम थोड़ी है। अगर मैं दिन भर बैठ के सोचूं कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जाके चोरी कर लूंगा, तो क्राइम थोड़ी हो गया। मेरे सोचने के बाद मुझे सॉरी, मुझे वो चीज करना भी पड़ेगा। इसका ही मतलब होता है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब ये है कि मैंने सोच तो लिया, अब उसका एक्शन भी तो करके मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने सोच लिया कि मैंने अपनी पड़ोसी के यहाँ चोरी करना है, तो मुझे जाके उसके यहाँ चोरी करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को क्राइम में गिनेंगे, ठीक है? तो जब भी मेंस रिया प्लस एक्टस रिया होता है, मेंस रिया प्लस एक्टस रिया, तभी क्राइम की कैटेगरी में वो चीज आती है। बिना एक्टस रियस के और मेंस रिया के होने के बावजूद आप उसको क्राइम में नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपने कोई एक्शन किया ही नहीं है, ठीक है? तो हमेशा ये चीज याद रहना है, मेंस रिया और एक्टस रिया जब दोनों मिलते हैं तभी क्राइम होता है, ठीक है? एक मैक्सिम है, मैं आगे आपको चल के पूरे मैक्सिम्स भी पढ़ाऊंगा लॉ के। एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब ये होता है, नो ऑफेंस इज पनिशेबल विदाउट एक्ट, मतलब एक्ट शुड बी देयर विथ गिल्टी माइंड।
मतलब कोई भी ऑफेंस पनिशेबल ही नहीं है जब तक आपने वो ऑफेंस किया ही ना हो। मतलब एक कॉमन सेंस से भी आप सोचें, आपने कोई काम किया ही नहीं है तो उसका आपको पनिशमेंट बस सोचने मात्र से तो ही मिल जाएगा। आप दिन भर कितने भी गिल्टी माइंड से सोच के कोई चीज बैठे रहें, जब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को, उसका पनिशमेंट आपको मिलना नहीं है। तो ये चीज एक कॉमन सेंस की बात है। आगे चलते हैं। ह्यूमन बीइंग हमने समझ लिया, मेंस रियस समझ लिया, एक्टस रियस समझ लिया। अब इंजरी क्या होता है? आपने एक ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, एक इंसान के खिलाफ गिल्टी माइंड से कोई काम किया, तो जब आपने एक्ट कर दिया तो उसको इंजरी भी तो होगी, ठीक है, उसको क्षति भी तो पहुंचेगी। आपने कोई एक्शन लिया और किसी को क्षति ना पहुंचे ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इंजरी चार तरीके की हो जाती है। एक तो ह्यूमन माइंड की इंजरी, भाई आपने उसको मन अशांत कर दिया। दूसरी चीज बॉडी की इंजरी, शरीर पे ग्रेवियस हर्ट का आपने कर दिया अपने एक्शन से। रेपुटेशन की इंजरी, ठीक है। अब रेपुटेशन का इंजरी एक सेक्शन दिया हुआ है बीएनएस में रेपुटेशन की इंजरी के बारे में, जिसको हम कहते हैं डिफेमेशन, ठीक है। किसी का आपने नाम खराब कर दिया। और चौथी चीज है उसकी प्रॉपर्टी की इंजरी। ये चार चीज आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आएगी। इंजरी किसके किसके खिलाफ होती है? एक होती है माइंड, एक इंजरी होती है माइंड, दूसरी बॉडी, तीसरी रेपुटेशन, चौथी प्रॉपर्टी। ये आप याद रखेंगे, आगे आने वाले सेक्शंस में ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एलिमेंट ऑफ क्राइम था, आपको इतना समझ में आया होगा। जब भी कोई क्राइम होगा तो हम उसमें चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट क्राइम हुआ होगा या किसी इंसान ने किया होगा। मेंसरिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड, कभी भी मेंसरिया और इंटेंशन को साथ में यूज मत करना। एक्टस रियस, एक्टस रियस मतलब बिना एक्शन के क्राइम इस्टेब्लिश नहीं होगा। और इंजरी होनी चाहिए, आपने एक्शन ले लिया किसी को क्षति ही नहीं पहुंचा तो लायबिलिटी किस बात की बनेगी? समझ रहे हैं ना, मतलब किसी को क्षति पहुंचेगी तभी तो लायबिलिटी आपकी बनेगी उसको जस्टिस देने की। समझ रहे हैं? तो ये एलिमेंट ऑफ क्राइम था। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्टेजेस ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमने पढ़ लिया। अब कोई क्राइम कैसे होता है, क्राइम के बारे में तो हमने समझ लिया, अब वो क्राइम हो कैसे रहा है। सबसे पहला होता है इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है कि भैया आप सोच लो, जब आप सोच लेते हो कुछ करने का, ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है? मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है, तभी आप इस चैनल पे आए होगे, तभी आपने मुझे फॉलो किया होगा, तभी आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो वो आपका इंटेंशन हो गया। फिर प्रिपरेशन, अब आपने सोच तो लिया, तैयारी भी तो करोगे ना उस चीज़ की। आपने सोचा कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, अब आप उस चीज़ की तैयारी करोगे, उसी को प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। अब प्रिपरेशन स्टेज जो होता है ना, वो प्लानिंग स्टेज होता है जो कि पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी जगह, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं, काफ़ी जगह ऐसा है कि जो प्रिपरेशन स्टेज है वो भी पनिशेबल है। कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इंटेंशन और प्रिपरेशन आपके क्राइम में नहीं आ जाता है। क्राइम के लिए क्या जरूरी है? अटेम्प्ट। काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आप जब अटेम्प्ट कर देते हैं, अटेम्प्ट वो स्टेज है, आपको ये समझना पड़ेगा। अटेम्प्ट वो स्टेज है क्राइम का जहाँ पे एक जो ऑफेंडर है, जो क्राइम कर रहा है, वो या तो क्राइम कर देगा या तो पीछे हट जाएगा। मतलब ये वो स्टेज है जहाँ पे आप जाके या तो क्राइम कर दोगे, जैसे आपने किसी का मर्डर करने का सोचा, आपका इंटेंशन था कि मैं उसको मार दूंगा, आपने प्रिपरेशन की, आप चक्कू लेके आ गए जाके दुकान उकान से कहीं से भी, और फिर आपने अटेम्प्ट किया उस इंसान को मारने का। तो दो चीज़ है, या तो आप जाके उस इंसान को मार दोगे या तो एन वक्त पे अपना पैर पीछे खींच लोगे और बोलोगे नहीं भाई मैं मर्डर नहीं करूंगा। तो अटेम्प्ट वो स्टेज है जहाँ पे आप या तो ऑफेंस कमिट कर दोगे या तो विड्रॉ कर लोगे। लेकिन अटेम्प्ट के लिए भी बीएनएस में काफ़ी जगह आपको पनिशमेंट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल डकैती करते हैं आप, ठीक है, तो डकैती इसका प्योर एग्जाम्पल है कि आपको अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी। और चौथी चीज़ है कमीशन। कमीशन मतलब आपने इतने दिन से प्लानिंग की, आपका इंटेंशन भी था एग्ज़ाम क्लियर करने का, आपने उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की, आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, आपने एग्ज़ाम दे दिया,
इसका मतलब है आपने उस चीज को कमिट कर दिया। ठीक है, तो कमीशन का मतलब है सक्सेसफुल कंप्लीशन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर एक्ट। आपने कोई चीज करने का ठाना था, उस एक्ट को आपने खत्म कर दिया, एक्ट डन कर दिया, उस टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कमीशन कहेंगे। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कोई इंसान क्राइम करता है तो उसके दिमाग में कोई चीज़ आती है, वो एक रिजॉल्व लेता है कि हाँ मुझे ये क्राइम करना है, उसको हम इंटेंशन कहते हैं। फिर उस क्राइम करने के तहत हम तैयारी करते हैं, जैसे कोई नाई चाकू लेके आ गया, कोई बंदूक खरीद के लेके आ गया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कोई पर्टिकुलर क्राइम को करने के। उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करोगे और पर्टिकुलरली आपका जो एक इंटेंशन था आप उसको अचीव कर लोगे। ये थे स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो हमने अभी तक आईपीसी और बीएनएस का डिफरेंस पढ़ा, हमने समझा क्राइम क्या होता है, हमने समझा एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है, हमने ये भी समझा स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। तो लगभग मोटा मोटा आपको क्राइम के बारे में ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमें ये तो पता है पढ़ना क्या है, बीएनएस, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, इस स्लाइड का और इसके बाद वाली स्लाइड का प्रिंट आप निकाल लीजिए। या तो आपके पास बेयर एक्ट है तो वेल एंड गुड है, बेयर एक्ट का इंडेक्स आज से याद करना शुरू कर दीजिए। जितने सेक्शन जितने चैप्टर्स मैं पढ़ाता जाऊंगा वो आप याद करते हुए चलिए, साथ में इंडेक्स आपको पहले याद होना चाहिए। ये आपका एक तरीके से टास्क है। देखिए, आप जितना सीरियस होंगे एग्जाम के लिए उतना बेहतर है, तो इस टास्क को बहुत सीरियसली लीजिए। ये आपको अभी काम नहीं आएगा, आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपकी अलग अलग तरीके हो सकते हैं पढ़ाई करने के। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, आप देखेंगे इसी इंडेक्स से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ पढ़ना है कि जो इंडेक्स है कितना सेक्शन था, 358 सेक्शन था बीएनएस में और 20 चैप्टर्स था। ठीक है, हर चैप्टर एक पर्टिकुलर टाइटल हेड के साथ आता है, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं। तो वही चीज़ हमें समझना है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी क्या होता है, इसमें टाइटल दिया हुआ है एक्ट का, डेफिनेशन दिए हुए हैं, जितने भी डेफिनेशन एक्ट में आने वाले हैं वो दिए हुए हैं, और कहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंडिया में एप्लीकेबल होगा, बाहर एप्लीकेबल होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक आते हैं। आगे चलते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं। चैप्टर 2 जो आपका डील करता है वो पनिशमेंट से डील करता है। जैसा कि पहले 5 पनिशमेंट होते थे, अब एक पनिशमेंट और जोड़ दिया गया है, तो कुल मिला के बीएनएस में अब 6 तरीके के पनिशमेंट हो गए हैं। कौन सा पनिशमेंट आपका जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट जोड़ा गया है, आगे चल के हम ये पढ़ेंगे। तीसरा है चैप्टर जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, इसी में आपका प्राइवेट डिफेंस आ जाता है, वो एक जनरल एक्सेप्शन में है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। फिर आगे चलते हैं, चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 में अबेटमेंट दिया हुआ है, मतलब उकसाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ये आपका सेक्शन 45 से लेके 62 तक डील करता है। चैप्टर 5 जो है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी करंट सिनेरियो में। इसमें सबसे पहले रेप की बारे में बात किया गया है, रेप को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। सेक्शन 63 से 99 तक ये डील करता है। फिर चैप्टर 6 जो है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी में ही कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है, मर्डर दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे चलते हैं, चैप्टर 7 में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, गवर्नमेंट के खिलाफ ऑफेंस, सरकार के खिलाफ ऑफेंस, देश के खिलाफ ऑफेंस, इसमें दिया हुआ है। सेक्शन 147 से 158 तक है। उसके बाद चैप्टर 8 में ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, अपने आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई ऑफेंस है, उसके लिए सेक्शन 159 से 168 में कवर किया गया है। चैप्टर 9 ये डील करता है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन, कोई करप्शन हो रहा है इलेक्शन के टाइम पे, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, कोई लॉ का उल्लंघन किया गया है, सब कुछ इसमें देखा जाता है। आगे चलते हैं, आपका चैप्टर 10 है, ये डील करता है ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी, नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, इन सब चीज़ों से ये डील करता है।
उसके बाद चैप्टर 11 आपका डील करता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर खराब करना, ठीक है, डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस। अगर ये सब आप काम करते हैं तो 189 से 197 में इसमें दिया गया है पूरा इसका प्रोविज़न। फिर चैप्टर 12 आपका डील करता है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस। चैप्टर 13 डील करता है लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। चैप्टर 14 आपका डील करता है फॉल्स एविडेंस, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। कोई जज बैठा है और आप उसके सामने गलत एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं गलत एविडेंस रख रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर 15 है ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चैप्टर 16 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। रिलीजन एक हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक सेकुलर कंट्री होने के बाद भी, फिर भी ये चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा था कि चार चीज़ें ह्यूमन के अगेंस्ट, चार तरीके से ऑफेंस होता है, एक माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 18 है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। फिर 19 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन डिफेमेशन ऑफेंस अगेंस्ट रेपुटेशन है, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद चैप्टर 20, और इसी चैप्टर 20 ने पूरा खेल किया जिससे आपका आईपीसी रिपील हुआ और बीएनएस सामने आया। तो ये पूरा मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन था जो हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आने वाले टाइम पे कल हम कोशिश करेंगे कि अपना चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे, जिसमें सेक्शन 1 से 3 तक हम कवर करेंगे। आप लोग भी तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से जारी रखिए। मेरे लेक्चर आने से पहले अगर आप बेयर एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो जब लेक्चर के साथ आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये भी आपका एक तरीके का टास्क है, इस चीज़ को करते रहिए। साथ में एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा, आपको एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अपने तरफ से भी आप तैयारी जारी रखिए। तो ये आज के लिए काफ़ी था। अब कल हम मिलेंगे और चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप कोशिश करिए चैप्टर 1 खुद से एक बार पढ़ने की। कल आप जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है वो बेयर एक्ट ले ले, नहीं तो एक पीडीएफ डाउनलोड कर ले, जैसे भी आपको समझ में आए। बेयर एक्ट के बिना लॉ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।